हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एबिटडा के बारे में। ये एबिटडा क्या होता है, इसको आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एबिटडा एबिटडा का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब एक ऐसी अर्निंग जो इंटरेस्ट का पेमेंट करने के पहले की है, टैक्सेस का पेमेंट करने की पहले की है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले की है और अमोर्टाइजेशन चार्ज करने के भी पहले की है। मतलब ये चारों चीज़ें, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये डिडक्ट करने के पहले की जो अर्निंग हमारे हाथ में रहती है उसे ही बोला जाता है एबिटडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये जो अलग अलग टर्म है इसमें, उसको हम समझते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट की बात हो रही है वो कौन सा इंटरेस्ट है। अभी मान लो कंपनी जो है वो बैंक से लोन लेती है और भी कई तरह से लोन लेती है, तो लोन पे कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। ये वो वाले इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब टैक्सेस मतलब कंपनी बिजनेस करेंगी, प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो प्रॉफिट पे कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, नॉर्मली कॉर्पोरेट टैक्स जो बोलते हैं हम। तो वो टैक्सेस का पेमेंट, वो वाले टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब डेप्रिसिएशन को समझना जरूरी है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो भी फिक्स असेट्स होती है कंपनी के पास में, जितनी भी फिक्स असेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। मतलब जो भी फिक्स असेट है उसकी एक लाइफ होती है, कभी ना कभी तो वो चीज़ एक्सपायर होंगी। मान लो कंपनी के पास में कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। मतलब मैं लैंड की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, उस बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग है उस लैंड पे, उस कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है आज के तारीख में। अब वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कभी ना कभी तो डिमोलिश होगा, कभी ना कभी तो बिल्डिंग गिरेंगी, ठीक है। हो सकता है 20 साल के बाद में वो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाए, 40 साल के बाद, 50 साल, 60 साल के बाद। तो कंपनी क्या करती है, हर साल उस पर एक डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। मान लो कंपनी हर साल उस पर 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। इसका मतलब यह है कि हर साल उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है 5% से कम हो रही है, ठीक है। कंपनी ऐसा मान के चल रही है। तो उस हिसाब से अगर कंपनी देख रही है तो 20 साल में इस पूरी बिल्डिंग की वैल्यू 0 हो जाएंगी, इस बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर साल मान लो 1 करोड़ की अगर बिल्डिंग है और हर साल कंपनी इस पर 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, तो 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हर साल उस पर रहेगा। हर साल 5 लाख रुपए से उस बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है और 20 साल में उस बिल्डिंग की वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो कंपनी उस बिल्डिंग को तोड़ के न्यू बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उससे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। अब ये अमोर्टाइजेशन को समझना जरूरी है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह ही है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स असेट्स पर चार्ज किया जाता है। फिक्स असेट मतलब जैसे कि मैंने आपको बिल्डिंग बताया, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर, जो फिक्स असेट्स है कंपनी के, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और जो अमोर्टाइजेशन है वो इनटेंजिबल असेट्स पर चार्ज किया जाता है। इनटेंजिबल असेट मतलब एक ऐसी असेट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, और जो टेंजिबल असेट्स होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। टेंजिबल असेट मतलब एक ऐसी असेट जिसको आप टच करके देख सकते हो, ठीक है। और जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको इनटेंजिबल असेट बोला जाता है। अब इनटेंजिबल असेट मतलब कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये जो है कंपनी की गुडविल, ये जो है ये इनटेंजिबल असेट्स है, ठीक है। और इनटेंजिबल असेट्स पे हमेशा अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जाता है। अभी मान लो कंपनी की जो सॉफ्टवेयर है उनकी एक वैलिडिटी रहती है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। तो इस पर कंपनी क्या करती है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। मतलब 2 साल के बाद में वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाएगा, तो इसलिए कंपनी हर साल उस पर एक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगी, ठीक है। पेटेंट, कंपनी के पास में कुछ पेटेंट है उसकी भी एक वैलिडिटी होगी। कॉपीराइट्स, कंपनी के पास में अगर कुछ राइट्स है तो उसकी भी एक वैलिडिटी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से और कंपनी की जो गुडविल है, गुडविल मतलब कंपनी की मार्केट में कितनी वैल्यू है, कंपनी की मार्केट में कितनी रेपुटेशन है, ठीक है, उसे बोला जाता है गुडविल। कंपनी की कितनी इमेज है मार्केट में, उसे गुडविल बोला जाता है, ठीक है। उस पर भी डेप्रिसिएशन कंपनी चार्ज करती है। तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है। बट ये जो इनटेंजिबल असेट्स होती है इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे चार्ज होगा, ठीक है। फिक्स असेट मतलब टेंजिबल असेट, मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं। और अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल असेट पे चार्ज होता है। इनटेंजिबल असेट्स मतलब वो वाली असेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जो कि पेन बनाने का काम करती है, ठीक है। पेन बना के वो कंपनी मार्केट में वो पेन सेल करती है, ठीक है, वो वाली कंपनी है। अब उसका एक इनकम स्टेटमेंट हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लो ये कंपनी है, 10 लाख रुपए का रेवेन्यू इस कंपनी ने कमाया है। मतलब पेन बेच के जो उनको इनकम हुई है वो 10 लाख रुपए, मतलब पेन सेल किए, 10 लाख रुपए उनके हाथ में आए, ठीक है। 1 साल का ये है, तो 10 लाख रुपए कंपनी के हाथ में आए। तो ये जो पेन सेल की है कंपनी ने, वो सेल करने में भी तो कंपनी को कुछ कॉस्ट लगा होगा, ठीक है, जिसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है।
वो पेन सेल करने के लिए कंपनी की जो कॉस्टिंग लगी है वो मान लो 2 लाख रुपए लगे, वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, मतलब पेन सेल करने के लिए फ्री में तो सेल नहीं होगा, कंपनी को कुछ आउटलेट्स लगाने पड़े होंगे या फिर कंपनी के सेल्समैन होंगे, तो किसी भी तरीके से कंपनी ने सेल किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगता है। तो मान लो 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा है, तो 10 लाख रुपए का कंपनी के पास में रेवेन्यू आया, उसमें से 2 लाख रुपए ये खर्चा हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो कंपनी के हाथ में बचा 8 लाख रुपए। ये जो 8 लाख है इसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है अभी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से कंपनी को ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब कंपनी का ऑफिस होगा, ठीक है, वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, वो एम्प्लॉय की सैलरी कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है, वो भी तो खर्चे होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो एक अलग हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा कंपनी के ऑफिस में जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, उसे भी कंपनी को माइनस करना पड़ता है। मान लो वो 1 लाख रुपए हैं, कंपनी के पास में 8 लाख रुपए बचे अभी, ठीक है, 8 लाख रुपए में से कंपनी ने 1 लाख रुपए ऑफिस एक्सपेंसेस दे दिए, ठीक है, जिसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है, वो कंपनी ने दे दिए, तो कंपनी के हाथ में अब बचा 7 लाख रुपए। ये जो 7 लाख रुपए कंपनी के पास में बचा, इसे ही बोला जाता है एबिडा। ये हो गया एबिडा, मतलब अर्निंग कंपनी के हाथ में बची है, मतलब एक ऐसी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब ये जो कंपनी के हाथ में अभी 7 लाख रुपए बचे हैं, इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, इसमें से टैक्सेस माइनस नहीं हुई है, इसमें से डेप्रिसिएशन कट अभी नहीं हुआ है, इसमें से अमोर्टाइजेशन कट अभी नहीं हुआ है, वो वाली अर्निंग ये है, ठीक है। अब मान लो इसमें से जो 7 लाख रुपए कंपनी के पास में बचे, कंपनी ने इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, कंपनी की जो भी फिक्स एसेट्स होंगी उस पर कंपनी ने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 1 लाख रुपए का ही अमोर्टाइजेशन भी चार्ज किया। कंपनी के जो इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, उस पर कंपनी ने 1 लाख रुपए का अमोर्टाइजेशन चार्ज किया। तो ये 1-1 लाख रुपए करके 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए अमोर्टाइजेशन, ये दोनों माइनस करेंगे 7 लाख में से तो 5 लाख रुपए बचता है, और ये 5 लाख को बोला जाएगा एबिट। ये हो गया एबिट। एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब ये जो अर्निंग हमारे हाथ में बची है ये इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के पहले वाली अर्निंग है। इसमें से डेप्रिसिएशन तो कट गया है, ठीक है, अमोर्टाइजेशन भी कट गया, अब कटने का क्या बचा? इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो इसीलिए इसको एबिट बोला जाएगा, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्सेस कट करने के पहले वाली अर्निंग हमारे हाथ में ये बची है 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए में से मान लो कंपनी ने 50,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। कंपनी ने जहां से भी लोन लिया होगा उनको 50,000 रुपए कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया। अब ये 50,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद में कंपनी के हाथ में कितना बचा? 4.5 लाख रुपए, ठीक है। ये जो 4.5 लाख रुपए बचा इसे बोला जाता है पीबीटी। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, मतलब ये जो प्रॉफिट हमारे हाथ में बचा है अभी ये टैक्स पेमेंट करने के पहले वाला प्रॉफिट, इसलिए इससे बोला जाता है पीबीटी, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 4.5 लाख रुपए कंपनी के हाथ में बचे है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इसमें से कंपनी ने मान लो 50,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट कर दिया, ठीक है, कंपनी की जो भी अर्निंग हुई इसमें 50,000 रुपए का कंपनी ने टैक्स की देनदारी आ रही थी तो 50,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट कर दिया। अब ये 4.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए गए तो कंपनी के हाथ में बचा 4 लाख रुपए। ये जो 4 लाख रुपए कंपनी के पास में बचा ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट, यही है नेट प्रॉफिट। कंपनी ने एक्चुअल में 10 लाख रुपए कमाए थे, ठीक है, 10 लाख रुपए में से कंपनी के सारे एक्सपेंसेस खत्म करने के बाद में कंपनी के हाथ में 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बचा। ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। अब दोस्तों ये जो एबिडा है, जैसे कि एबिडा हमने ऊपर ही हमारा निकल गया था, मतलब एबिडा मतलब कंपनी के पास में जो रेवेन्यू आता है उसमें से 2 खर्चे मेनली माइनस करने पड़ते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये 2 खर्चे माइनस करने के बाद में जो बचता है उसे ही बोला जाता है एबिडा। और जो एबिडा होता है दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है, फंडामेंटल एनालिसिस में इसका बहुत यूज है। तो एबिडा के बेसिस पे हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब भी हमको कंपेयर करना होता है, एक कंपनी को दूसरे कंपनी से कंपेयर करना होता है तो एबिडा का यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि दोस्तों देखिए डेप्रिसिएशन तो हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी के पास में असेट्स अलग अलग होती है। टैक्सेबिलिटी भी हर कंपनी की अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए जो बेटर पैरामीटर है 2 कंपनी को कंपेयर करने का वो है एबिडा। एबिडा के बेसिस पे हम बहुत आसानी से 2 कंपनी को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं जो एक ही सेक्टर की कंपनी है। तो उससे पता चलता है कि दोनों कंपनी ने किस तरीके से मार्केट में सेल किया, कितना सेल किया और उन्होंने कॉस्टिंग अपनी किस तरीके से रखी, उसको कंपैरिजन बहुत आसानी हो जाता है। तो एबिडा से हमें कंपेयर करने में आसानी होती है एक कंपनी को दूसरे कंपनी से। इसके बाद में एबिडा से हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, कौन से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से है। इसके बाद में एबिडा से हमें यह भी पता चलता है कि वो कंपनी कर्ज चुकाने में सक्षम है या नहीं है, मतलब कंपनी जो कर्जा लिया है, ठीक है, मतलब जो लोन लिया है वो लोन चुकाने में कंपनी सक्षम है या नहीं है, ये भी एबिडा देख के हमें पता चलता है। तो एबिडा का यूज फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा है
और आप और जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट हमें पढ़ना जरूरी होता है, और बैलेंस शीट में ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदो तो एबिडा किसी भी कंपनी का देखना आपको जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने एबिडा समझा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।